अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड डेव। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं जावा के अंदर तो बैक एंड में कौन से टास्क होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स कौन कौन से होते हैं, सिर्फ हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा था क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, और एक क्लास कौन कौन सी चीज़ें कंटेन करती है वो चीज़ें हमने देखी थी। और एक एग्जांपल से आईडीई के अंदर हमने देखा था हम अपनी क्लास को किस तरह से बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और जब हमने ऑब्जेक्ट को बनाया था तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी एक क्लास थी, एक एनिमल थे। तो हमने क्या किया था, एनिमल यहाँ पे क्लास का नेम लिखा था और यहाँ पे आगे आता है ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डॉग इक्वल टू, यहाँ पे आता था न्यू का कीवर्ड। अब ये न्यू का कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। जब भी आप ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। एक होता है इंस्टेंस बनाना, एक होता है ऑब्जेक्ट बनाना, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और जब आप इंस्टेंस बनाएंगे तो आप न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। मैंने क्या किया, न्यू का कीवर्ड लगाया, यहाँ पे फिर क्लास का नेम लिखना होता है एनिमल, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे कॉमा मैंने लगा दिया। अब बेसिकली ये चीज़ें मेरे पास है क्या, ये मेरे पास क्या है, क्लास नेम, ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, ये न्यू कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, अब ये क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर होता है। अब कंस्ट्रक्टर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लो कि ये कंस्ट्रक्टर होता है। और जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर एक बना देता है, तो उसी कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और हर एक चीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, एक क्लास बनाई थी। यहाँ पे देखो, क्लास प्रोडक्ट के नेम से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगाई थी और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट आ गए थे, एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आए थे मेरे पास मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आ गई थी और मैंने क्या किया था, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर मैं आया था मेन मेथड के अंदर। अब मेन मेथड मैं अभी के लिए मुकम्मल लिख देता हूँ, लेकिन आगे जाके मैं सिर्फ मेन लिख दूंगा। लेकिन आपने समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड ब्रैकेट लगाऊंगा स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे मैंने ये एरे की ब्रैकेट लगा दी ये वाली। ठीक है, आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। अब इसको मैं आगे लगाऊं, यहाँ पर लगाऊं या फिर यहाँ पे लगाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक से चल जाएगा। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। यहाँ पे मैं आता था, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता था, जो पीछे मैंने लिखा। ठीक है, वहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता था। अब एक क्लास मैंने बनाई प्रोडक्ट के नेम से। अब प्रोडक्ट के नेम से जब मैंने क्लास बनाई, तो जब मैंने जावा का प्रोग्राम रन करके आपको दिखाया था, एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था नेटबीन्स में किस तरह से रन कर सकते हैं, इक्लिप्स में किस तरह से कर सकते हैं, और सीएमडी के अंदर आप किस तरह से कर सकते हैं। तो जब सीएमडी में हमने रन किया था तो वो वाला कंसेप्ट आज यहाँ पे काम आने वाला है कि हम जब भी अपने प्रोग्राम को रन करते थे हम किस तरह से करते थे। तो फर्स्ट देखो, हम करेंगे कंपाइल। अपने प्रोग्राम को मैं क्या करना चाहता हूँ, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता था, जावा सी क्या होता है, जावा का कंपाइलर होता है।
इसको मैं यूज़ करता हूँ जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता था, क्लास का नाम, यहाँ पे अभी क्या है, प्रोडक्ट डॉट जावा के नेम से ये मैं लिखता था। तो इसमें मेरे पास क्या होता था, जावा का प्रोग्राम कंपाइल हो जाता था। ठीक है, जब भी कंपाइल होता था तो मेरे पास जहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव है एक फ़ोल्डर होता था, कोई भी फ़ोल्डर हो जाता था मेरे पास, और वहाँ पे मेरे पास एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होती थी। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। अब डॉट क्लास फाइल जनरेट होती थी और डॉट क्लास फाइल के अंदर मेरे पास बाइट कोड स्टोर होता था इसी क्लास का, जो कि हम उसको रीड नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। अगर मैं एक और क्लास बना दूँ, क्लास एनिमल के नेम से, और इसकी डिटेल भी यहाँ पे मैं कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब एक और डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी जिसमें एनिमल का क्या होगा, बाइट कोड स्टोर होगा। और इसी तरह अगर 10 क्लासेस मैं बनाता हूँ और 10 क्लासेस बनाते ही डॉट क्लास फाइल कितनी जनरेट होंगी, 10 ही मेरे पास डॉट क्लास फाइल जनरेट होंगी। तो इससे ये मुझे बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ़ फाइल्स डॉट क्लास फाइल कितनी जनरेट होंगी जितनी मैं क्लासेस बनाऊंगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। जब ये बात मुझे समझ में आ गई तो अब स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन बैक एंड पे किस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखना, स्टेप नंबर 1, व्हेन वी कंपाइल द प्रोग्राम। तो कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखते थे, कंपाइल करने के लिए हम लिखते थे, अब आप बताएंगे, जावा सी क्लास का नेम और डॉट जावा। तो मैं क्या लिखता था, जावा सी क्लास का नाम मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट डॉट जावा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे पास प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब कंपाइल जब होता है तो कुछ टास्क मेरे पास एग्जीक्यूट होते हैं जो कि कंपाइलर उसको चेक करता है। क्या क्या चेक करता है, कंपाइलर यहाँ पे चेक करता है सिंटैक्स को, कि मेरे पास जो प्रोग्रामर ने सिंटैक्स लिखा है वो ठीक है कि नहीं। अगर वो सही हुआ, इफ़ करेक्ट, तो नीचे जाएगा तो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। डॉट क्लास फाइल मेरे पास जनरेट होती है। ठीक है, अब डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, डॉट क्लास फाइल इतनी जनरेट होंगी जितनी मेरे पास क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 क्लासेस हैं तो 2 डॉट फाइल जनरेट होंगी। अगर 10 क्लासेस हैं तो 10 डॉट फाइल जनरेट होंगी, डॉट क्लास फाइल। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे कुछ एरर है, सिंटैक्स में कुछ ख़राबी है या सिंटैक्स मैंने ठीक नहीं लिखा, तो ये मुझे क्या करता है, एरर प्रोवाइड कर देता है, जो कि होता है कंपाइल टाइम एरर। वो नीचे नहीं जाता और डॉट क्लास फाइल जनरेट मेरे पास नहीं होती। ये था स्टेप नंबर 1। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले मेरा प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है। कंपाइल करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। फिर क्या होता है, कंपाइल जब होता है, कंपाइलर क्या करता है, सिंटैक्स को चेक करता है। अगर वो करेक्ट हुआ तो नीचे जाता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। अब डॉट क्लास फाइल कितनी जनरेट होती है, जितनी मेरे पास क्लासेस मैंने बनाई है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की बनाई है, प्रोडक्ट की डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, उसमें बाइट कोड प्रोडक्ट का स्टोर होता है। एनिमल की क्लास बनाई है, उसकी अलग डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, उसमें एनिमल का बाइट कोड स्टोर होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई। अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होती फिर, और फिर एरर शो कर देता है, और वो एरर होता है कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ये बात आपने स्टेप नंबर 1 में ध्यान रखनी। ठीक है, फिर क्या होता है, स्टेप नंबर 2। इसमें क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, व्हेन वी रन जावा प्रोग्राम। अब रन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जावा। रन करने के लिए जावा का कीवर्ड आपने लिखना है यहाँ पे, और एनिमल
एनिमल मतलब क्लास का नेम। तो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे उसका प्रोडक्ट का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ भी एक्सटेंशन नहीं लिखनी, डॉट जावा या फिर डॉट क्लास, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल और रन हो जाएगा। ये होता है रन करने के लिए। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास रन करने के लिए। इससे मैं क्या करता हूँ, अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास रन हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आया, इस पे यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है, ये है प्रोडक्ट डॉट जावा। यह है प्रोडक्ट डॉट जावा की क्लास है मेरे पास। नीचे क्या होगा, यहाँ पे कंपाइल होगा, और कंपाइल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जावा सी प्रोडक्ट डॉट जावा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर सिंटैक्स ठीक है तो मेरे पास नीचे जाता है, और नीचे जाके क्या होता है, यहाँ पे होता है बाइट कोड जनरेट होता है मेरे पास। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, बाइट कोड जनरेट होता है, जिसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का बाइट कोड स्टोर होगा। ठीक है, डॉट क्लास फाइल है, ये डॉट क्लास फाइल है, और इसमें बाइट कोड स्टोर है। ये चीज़ आपको समझ में अभी आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में, एक मिनट में यहाँ पे इसको प्रॉपर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, यहाँ पे लोडर होता है जो कि मेमोरी के अंदर लोड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी एरियाज़ मैं बना देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए 3 ही बना रहा हूँ मैं, मेमोरी एरियाज़। ये मेरे पास क्या है, मेथड एरिया, मेथड एरिया। ये मेरे पास क्या है, हीप एरिया, और ये मेरे पास क्या है, स्टैक एरिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब क्या होगा कि जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने के बाद जीवीएम क्या करता है, जो मेरे पास जो मेरी क्लास होती है, ये जो क्लास होती है थर्ड स्टेप में, ये मेरी क्लास स्टोर होती है मेथड एरिया के अंदर। अब जो क्लास लोडर होता है यहाँ पर सारा काम वो करता है। ठीक है, यहाँ पे आएगी सबसे पहले, और ये क्लास स्टोर होगी मेथड एरिया के अंदर। अब जब ये क्लास आई थर्ड स्टेप में मेथड एरिया के अंदर, तो इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जावा डॉट लैंग डॉट क्लास का हीप एरिया के अंदर। अब हीप एरिया कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास जावा डॉट लैंग डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। अब जावा डॉट लैंग डॉट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो कि बैक एंड पे जावा वालों ने बना कर दी हुई है, जो कि जावा डेवलपर थे उन्होंने बना कर दी हुई है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी मेरे पास क्लास होगी उसका मेटा डाटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे आगे जाके देख लो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट क्लास will be created in heap area। हीप एरिया के अंदर इसका क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। फिर क्या होता है, इन विच प्रोडक्ट क्लास मेटा डाटा विल बी स्टोर। ठीक है, अब मेटा डाटा का क्या मतलब है, जिसमें मैंने क्या कहा था कि एक प्रोडक्ट की क्लास हो गई, प्रोडक्ट की कोई भी क्लास हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मैंने कुछ भी नाम लिखा था, यहाँ पे इसकी प्राइस लिख दी थी। तो ये क्या होगा, ये स्टोर होगा कहाँ पे, हमारे पास जावा डॉट लैंग डॉट क्लास के अंदर, इसका मेटा डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। ये हो गया स्टेप नंबर 4।
अब आगे जाके क्या होता है हमारे पास, जो मेन मेथड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। जब वो एग्जीक्यूट होता है तो जो मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, कौन सा, मेन मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। जब वो एग्जीक्यूट होता है तो एक मेन थ्रेड बनता है। मेन थ्रेड, यहाँ पे स्टैक एरिया के अंदर एक मेन थ्रेड बनता है। जहाँ पे मेरे पास मेन मेथड जब एग्जीक्यूट होता है तो एक मेन थ्रेड बनता है। कहाँ पर, स्टैक एरिया के अंदर। तो ये आपने एक और स्टेप आपने ध्यान में रखना है। इससे नेक्स्ट वाला स्टेप है हमारे पास, नाउ मेन थ्रेड, मेन मेथड will execute and for this JVM Java virtual machine will create a new thread थ्रेड हमारे पास क्या होता है ये हम मल्टी थ्रेडिंग में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो ये एक प्रोसेस का छोटे से छोटा पार्ट होता है। जितना भी डिवाइड हो सकता है, जो लास्ट में बचता है वो थ्रेड होता है। मतलब ये कि थ्रेड को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है तो वो बैक एंड पे थ्रेड ही बन रहा होता है। ठीक है, थ्रेड नॉन एज, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नॉन एज मेन थ्रेड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया मेन थ्रेड। अब जब मेन थ्रेड ये बन जाता है तो ये JVM क्रिएट करता है। कहाँ पे क्रिएट करता है ये मैंने आपको बता दिया, जो होता है एक स्टैक एरिया। स्टैक एरिया के अंदर एक हमारे पास बन जाता है मेन थ्रेड। अब मेन थ्रेड के अंदर स्टेप नंबर 5 एक स्टैक बनता है। जब मेन मेथड स्टैक एरिया के अंदर जाता है तो मेन थ्रेड बनता है। उसके बाद क्या होता है, एक स्टैक बनता है। उसके अंदर क्या होता है, मेन मेथड के अंदर जितने भी मेथड हो गए, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखना, यहाँ पे कुछ भी क्लास होती थी, मेरे पास क्या होते थे, एट्रीब्यूट्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स आ गए और यहाँ पे मैं कुछ लिखता था, जैसे यहाँ पे पब्लिक वॉइड और शो का मेथड मैं कुछ बना देता था, यहाँ ब्रैकेट लगाता था और यहाँ पे ये चीज़। अब ये जितने भी मेथड होंगे वो स्टैक जो मेरे पास अभी बना है स्टैक एरिया के अंदर, जो मेन स्टैक बना है उसके अंदर जाएंगे। अब किस तरह से जाएंगे वो देखना। ये देखो, ये मेरे पास एक बन गया स्टैक, जिसको मैं बोलता हूँ मेन स्टैक। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरी क्लास के अंदर कुछ ऐसा मेथड था, जिस तरह मेन ही है तो मेन इसके अंदर जाता है। ठीक है, मेन ने अभी एग्जीक्यूट होना है तो अभी अपनी बारी में यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ इसके अंदर स्टोर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 6, जो फर्स्ट लाइन होती है हमारे पास मेन मेथड की, वो एग्जीक्यूट होती है। तो वो लाइन मेरे पास क्या थी, मेन मेथड के अंदर लिखी हुई, प्रोडक्ट आईफोन इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था। जब ये एग्जीक्यूट होती है तो एग्जीक्यूट होने में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। ठीक है, इस क्लास की जो भी डॉट क्लास फाइल होगी, यहाँ पे इस स्टेप में वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। डॉट क्लास फाइल जो है वो लोड होगी JVM के अंदर। डॉट क्लास फाइल JVM के अंदर लोड होगी और कहाँ पे लोड होगी, मेथड एरिया के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर से क्या होगा, वो स्टेप होंगे, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये C बड़ा है, कैपिटल। ठीक है, तो अब उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ पर, हीप एरिया के अंदर। ये ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया है। ये वो स्टेप है जो पहले उसके एग्जीक्यूट हुए थे। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, एनिमल
या फिर प्रोडक्ट क्लास का मेटा डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, जब भी मैंने लिखा यहाँ पे न्यू कीवर्ड, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट आईफोन, एक लिखा न्यू लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था जब भी मैं न्यू कीवर्ड लिखता हूँ तो इससे मेरा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टार्ट हुई तो मेरे पास जो हीप मैनेजर होगा वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। कौन होता है, हीप मैनेजर। ठीक है, हीप मैनेजर होता है जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, लेकिन हीप मैनेजर को कौन बताता है, वो बताता है जीवीएम हीप मैनेजर को बताता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो। अब यहाँ पे हीप मैनेजर देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने मेमोरी के अंदर, ये मेरे पास मेमोरी है, इसको कुछ जगह तो देनी होगी, कितनी जगह देनी है, लेकिन ये हीप मैनेजर को नहीं पता। हीप मैनेजर को कहाँ से पता चलेगा, हीप मैनेजर जेवीएम को बताएगा कि मुझे इसकी डिटेल ला के दो कि इसकी क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर हैं, कितने वेरिएबल स्टोर हैं, कितने मेथड स्टोर हैं, उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, मेमोरी के अंदर इसको जगह प्रोवाइड कर दूँगा। अब जेवीएम फिर जाता है उस क्लास के पास जो मेरे पास प्रोडक्ट के ऊपर क्लास बनी हुई है, जहाँ पे मेरे पास एट्रीब्यूट हैं, जहाँ पे मेरे पास मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स। ठीक है, और वहाँ से वो साइज़ कैलकुलेट करके लाता है और वो प्रोवाइड करता है हीप मैनेजर को। हीप मैनेजर फिर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न्यू कीवर्ड मैंने जैसे ही लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टार्ट होगी मेरे पास। अब क्या होता है, जीवीएम क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है इसको, हीप मैनेजर को, कि आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को बनाओ। हीप मैनेजर कहता है कि मुझे इसका साइज़ बता दो कि मैंने मेमोरी के अंदर इसको कितना साइज़ देना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने वेरिएबल स्टोर हैं, कितने मेथड स्टोर हैं, मुझे तो नहीं पता। फिर जेवीएम क्या कहता है, अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, क्लास के पास जाता हूँ, आपको साइज़ कैलकुलेट करके देता हूँ, आपने फिर क्या करना है, साइज़ मैं आपको बता दूंगा, मेमोरी के हिसाब से मेमोरी में जगह दे देना उतनी। फॉर एग्जांपल 23 KB, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, उस क्लास का साइज़ इतना था। तो हीप मैनेजर क्या करता है, मेमोरी के अंदर जाता है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको इतनी मेमोरी दे देता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हीप मैनेजर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। जब भी वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसने क्या किया, आईफोन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दी। जब भी ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर, इसको एक यूनिक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है। दोबारा से सुन लो, जब भी ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, एक यूनिक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब वो यूनिक इंटीजर वैल्यू क्या होती है, उसको मैं बोलता हूँ डेट इज़ हैश कोड वैल्यू। ये MCQs में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि हैश कोड वैल्यू मेरे पास क्या होती है। तो आपने ये बताना है कि जब भी हीप मैनेजर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है तो एक यूनिक इंटीजर वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर देता है ऑब्जेक्ट को। तो उस यूनिक इंटीजर वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ, हैश कोड वैल्यू मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ये होगा स्टेप नंबर 7। अब आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 8। इसमें क्या होता है, वो जो हैश कोड वैल्यू है वो क्या होता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट होती है। उस हेक्साडेसिमल वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ, डेट इज़ रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेफरेंस वैल्यू। मैंने क्या बोला कि जो JVM ने
जो हीप मैनेजर ने ऑब्जेक्ट को एक यूनिक इंटीजर वैल्यू दी, जेवीएम क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है, हैश कोड वैल्यू जो हमने दी है ना उसको कन्वर्ट करता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करता है। तो उस हेक्साडेसिमल वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ, रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गई कि हैश कोड क्या होता है, रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। ये हो गया स्टेप नंबर 8। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 9 की। इसके अंदर क्या होता है, वो जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो एक वेरिएबल को असाइन होती है। ठीक है, वो हेक्साडेसिमल वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन होती है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये बोलते हैं कि हमें ये बताओ कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। तो रेफरेंस वेरिएबल आपने ध्यान में रखना है, वो जो हेक्साडेसिमल वैल्यू कन्वर्ट हुई थी ना, रेफरेंस वैल्यू जो बनी थी वो एक वेरिएबल को असाइन होती है। वो जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन हुई उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 10। नाउ ऑब्जेक्ट हमारे पास बन चुका है। नाउ ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियलाइज्ड। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास बना है, अब ये देखना, क्लास मेरे पास बनी प्रोडक्ट के नेम से। इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, नेम लिखा था, पी नेम। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, पी नेम मेरे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का कुछ भी नाम किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। और मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखा था iPhone 11। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था। और यहाँ पे मैंने लिखा था इंट प्राइस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था। और प्राइस मैंने कुछ भी लिख दी थी, यहाँ पे कुछ भी मैंने प्राइस लिख दी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेरे पास वैल्यू होती है स्टेप नंबर 10 के अंदर, वो इनिशियलाइज हो जाती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। वो जो ऑब्जेक्ट ये मेरा मेमोरी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह मेरे पास है पी नेम। ठीक है, अब पी नेम क्या है, स्ट्रिंग एक वैल्यू है। तो स्ट्रिंग में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाती है वो नल जाती है। तो स्टेप नंबर 10 में क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाती है विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या, नल होती है स्ट्रिंग की। और जो मेरे पास होता है प्राइस है वो इंटीजर में है। तो इंटीजर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर जो मेरे पास होता है स्टेप नंबर 11 के अंदर, वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास क्या थी, इसको काट के मेरे पास क्या आ जाएगा, iPhone 11। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मैंने वैल्यू ऊपर प्रोवाइड की थी यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने वैल्यू प्रोवाइड की थी। तो ये स्टेप प्रॉपर स्टेप होते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से रन हो रहा होता है। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है जब भी हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जब भी हम ये लिखते हैं तो ये सिंटैक्स को चेक करता है। अगर सिंटैक्स में कोई भी गलती है तो हमें बता देता है, अगर नहीं तो नीचे जाता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। अब डॉट क्लास फाइल कितनी जनरेट होगी, जितनी मेरे पास क्लासेस होंगी। अब डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, उसके अंदर क्या होता है, बाइट कोड स्टोर होता है, बाइट कोड स्टोर होता है। उसके बाद जो हमारे पास फाइल होती है वो लोड होती है किसके अंदर, JVM के अंदर। JVM के अंदर क्लास लोडर जो होता है वो क्लास लोड करता है मेथड एरिया के अंदर। क्या करता है, मेथड एरिया के अंदर वो क्या करता है, इसको स्टोर करता है। अब मेथड एरिया के अंदर स्टोर हो गई तो उसके बाद वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है java.lang.class का हीप एरिया के अंदर। अब इसके अंदर क्या स्टोर होता है, मेटा डाटा स्टोर होता है किसका, प्रोडक्ट क्लास का। मेटा डाटा क्या है, जिस तरह पी नेम हो गया या फिर मेरे पास प्राइस हो गई, तो वो किसके अंदर स्टोर होती है, java.lang.class के अंदर। इसके अलावा बाकी स्टेप वही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि java.lang.class का ऑब्जेक्ट बनता है। उसके बाद मेन मेथड हमारा एग्जीक्यूट होता है और JVM के अंदर एक मेन थ्रेड बन जाता है। जब मेन थ्रेड बनता है तो उसके अलावा एक मेन स्टैक भी बन जाता है किसके अंदर, स्टैक एरिया के अंदर। अब पीछे जाओ, यहाँ पे देखो, अब ये देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी तक रहेगी।
यहाँ पे क्या होता है, एक मेन आ गया मेरे पास। मेन मेरे पास आया जिस तरह, मेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो स्टैक से निकलता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है। स्टैक के अंदर से निकल गया। अब मेरे पास एक मेन मेथड के अंदर, जिस तरह मैंने यहाँ पे देखना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था आईफोन, ठीक है। हो सकता है जो प्रोडक्ट मैंने बनाई है उसके अंदर बहुत सारे मेथड हो, जिस तरह मेरे पास था डिस्प्ले का, तो मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले का। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टैक के अंदर डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और जब भी मैं इसको फिर कॉल करूँगा यहाँ से निकल के ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जितने भी मेथड हैं वो इसके अंदर आएंगे, एग्जीक्यूट होंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये स्टैक का काम होता है। जितने भी मेथड आते हैं वो इसके अंदर आते हैं, कॉल करता हूँ, निकल जाते हैं, फिर स्टैक हमारे पास खाली हो जाता है। एक बात ध्यान में रखना, जब भी हमारे पास फुल एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास ये स्टैक जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है। ये मेरे पास स्टैक क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो ये प्रॉपर स्टेप होते हैं हमारे पास। ये बैक एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट किस तरह से बन रहा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में अब प्रॉपर आनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपको बतानी है, वो क्या है। तो जावा डॉट लैंग डॉट क्लास क्या होती है, एक तो आपको ये बताना है। एक आपको ये बताना है जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। और ये मेरे पास एक और चीज़ होती है हमारे पास मेथड के लिए, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट डॉट मेथड, ठीक है। जावा डॉट लैंग डॉट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आता है रिफ्लेक्ट और आगे जाके आएगा कंस्ट्रक्टर। तो ये चीज़ें मेरे पास आ गई। अब ये क्या है मेरे पास, ये देखते हैं। तो ये चीज़ मेरे पास है, इट रिप्रेजेंट द क्लासेस, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको बता रहा था मेटा डाटा वहाँ पे उसका स्टोर होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लासेस को। एंड इंटरफेसेस, और इंटरफेसेस को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। इंटरफेस की क्लास में ये हम डीपली डिस्कस करेंगे। विच आर यूज्ड इन रनिंग जावा एप्लीकेशन, ये उनको रिप्रेजेंट करता है जो अभी हमारी फाइल के अंदर मैंने जितनी भी इंटरफेसेस लिखे हैं या फिर क्लासेस लिखी। फॉर एग्जांपल मैंने 10 क्लासेस लिखी हैं, तो ये जावा डॉट लैंग डॉट क्लास उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। जो क्लासेस मैंने बनाई नहीं हैं तो उनको रिप्रेजेंट नहीं करती। जो इंटरफेसेस मैंने बनाए हैं, क्लासेस बनाई हैं, तो ये उनको रिप्रेजेंट करती। अब जावा डॉट लैंग डॉट क्लास क्या होती है, इट इज़ अ पेरेंट क्लास of all the classes in Java। जावा में हर एक क्लास की एक पेरेंट क्लास होती है, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास होती है, जिसको मैं प्रॉपर अगर लिखूँ तो जावा डॉट लैंग क्या है, एक पैकेज का नाम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्लास का नाम, ठीक है। तो हर एक क्लास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इनहेरिट करती है ऑब्जेक्ट क्लास। ये बात आपने प्रॉपर ध्यान से रखनी है कि एक ऐसी क्लास होती है जो कि क्लास हम इनहेरिट भी नहीं करते, लेकिन हर एक क्लास उसको इनहेरिट करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके आती है। तो इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी दिखाया था, जो मेथड हमारे पास नहीं थे, जो एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं थे, वो भी हमें शो कर रहा था। तो इसी वजह से था कि ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। बाकी हमारे पास ये चीज़ रहेगी मेथड की और कंस्ट्रक्टर की, ये हमारे पास आता है मेथड और कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, तो आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।